नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संस्कृत कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है विचित्रः साक्षी, मतलब एक अनोखा गवाह। ये 10वीं क्लास की संस्कृत की किताब शेमुशी से ली गई है और इसे लिखा है श्री ओम प्रकाश ठाकुर ने। हाँ, और इसकी जो बुनियाद है वो और भी दिलचस्प है। ये कहानी असल में बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के एक असली अदालती फैसले पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि न्याय, बुद्धि और इंसान का स्वभाव, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है जो बात इसे सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है वो ये है कि न्याय के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल, एक अजीब तरीका अपनाया जाता है। जब कोई सबूत ना हो। हाँ, जब कोई सबूत ना हो। ये कहानी दिखाती है कि सच को बाहर लाने के लिए कभी कभी आपको लीक से हटकर सोचना पड़ता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गरीब आदमी से। उसने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे कुछ पैसे कमाए थे ताकि अपने बेटे का दाखिला एक कॉलेज में करा सके। और उसका बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। फिर एक दिन उसे खबर मिलती है कि बेटा बीमार पड़ गया है। एक पिता के लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। वो फौरन अपने बेटे को देखने के लिए निकलना चाहता है। लेकिन यहाँ कहानीकार उस आदमी की बेबसी को सामने रखते हैं। उसके पास बस का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। सोचिए, ये छोटी सी बात उस वक्त की गरीबी और एक पिता के प्यार की गहराई दोनों को एक साथ दिखा देती है। बिल्कुल। तो धन की कमी उसे सबसे मुश्किल रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। वो पैदल ही चल पड़ता है। दिन भर चलता है और जब शाम होती है, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है, तो उसे लगता है कि इस सुनसान जगह पर रात में चलना ठीक नहीं है। हाँ, जाहिर है। तो वो पास के गांव में एक गृहस्थ के घर में पनाह लेता है, आश्रय लेता है। और यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है। एक थका हारा मुसाफिर, एक दयालु गृहस्थ। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। उसी रात उस घर में एक चोर घुस आता है और वहाँ रखी एक संदूकची, मतलब एक छोटा सा बक्सा, उसे लेकर भागने लगता है। अब ये जो मेहमान है, हमारा गरीब आदमी, वो चोर के पैरों की आहट सुनकर जाग जाता है और वो चोर का पीछा करता है। हाँ, वो उसे पकड़ने के लिए भागता है। लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। क्या? चोरी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। हाय वाह, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। हाँ, मतलब चोर ने शोर मचाकर सारा ध्यान अपनी तरफ से हटा दिया और सारा का सारा शक उस बेचारे मेहमान पे डाल दिया जो असल में उसका पीछा कर रहा था। और गांव वाले, वो तो ऊंची आवाज सुन के जाग गए होंगे। हाँ, वो जाग जाते हैं, बाहर आते हैं और जो देखते हैं उसी पर यकीन कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि एक आदमी चिल्ला रहा है और दूसरा उसके पीछे भाग रहा है। बस उन्होंने मेहमान को ही चोर समझ लिया, उसे भला बुरा कहा और उसे पकड़ लिया। ये एक बहुत ही क्लासिक केस है कि कैसे जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, लोग अक्सर उसी को सच मान लेते हैं। सही कहा। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि जो असली चोर था वो कोई और नहीं बल्कि गांव का आरक्षी, मतलब सिपाही ही था। अच्छा, तो रक्षक ही भक्षक था। हाँ, उसने बड़ी सफाई से उस गरीब मेहमान को चोर साबित कर दिया और गांव वालों ने उसे सिपाही को सौंप दिया। और सिपाही ने उसे जेल में डाल दिया होगा। बिल्कुल, उसे जेल में डाल दिया। अगले दिन वो सिपाही उस मेहमान को चोरी के आरोप में न्यायालय ले जाता है। और न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, बंकिम चंद्र दोनों पक्षों की बात सुनते हैं अलग अलग। और सारी घटना जानकर उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती कि ये गरीब आदमी निर्दोष है और सिपाही ही दोषी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। और यहीं से न्याय प्रणाली की असली चुनौती शुरू होती है। एक जज को सच पता है, लेकिन वो बिना प्रमाण के फैसला नहीं सुना सकते। तो वो एक दुविधा में है, क्या करें? अगर निर्दोष को छोड़ते हैं तो किस आधार पर, और सिपाही को दोषी माने तो सबूत कहाँ है? बिल्कुल। अगर वो सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर फैसला सुनाते तो उन पर पक्षपात का आरोप लगता। तो वो एक अलग रास्ता निकालते हैं। क्या करते हैं वो सबूतों का इंतजार नहीं करते। वो एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे सबूत खुद चलकर सामने आए। अच्छा। वो दोनों को अगले दिन फिर से उपस्थित होने का आदेश देते हैं। तो अगले दिन मामला फिर से कोर्ट में आता है। हाँ, और तब न्यायाधीश एक बहुत ही अजीब आदेश देते हैं। वही लाश वाला किस्सा। बिल्कुल। वो सिपाही और उस मेहमान जिसे अब अभियुक्त बना दिया गया है, उन्हें आदेश देते हैं
कि वे 2 कोस दूर रखे एक शव को, एक लाश को कंधे पर उठाकर न्यायालय में लाएं। ये सुनते ही तो सब चौंक गए होंगे। चोरी के केस का एक लाश से क्या लेना देना? यही तो बंकिम चंद्र की युक्ति थी, उनका प्लान था। वो असल में एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे थे। वो दोनों को एक साथ एक मुश्किल काम पर भेज रहे थे, ये देखने के लिए कि दबाव में क्या होता है। और सिपाही इस जाल में पूरी तरह फंस गया। उसे लगा कि वो तो केस जीत ही चुका है। उसका आत्मविश्वास, उसका अहंकार आसमान पर था। और जब वो दोनों उस भारी लाश को ढोकर ला रहे थे तो सिपाही उस निर्दोष आदमी का मजाक उड़ाने लगा। हाँ, उसने ताना मारते हुए कहा, अरे मूर्ख, उस दिन तूने मुझे चोरी करने से रोका था ना, अब भुगत अपने किए का फल। और उसने ये भी कहा कि इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की जेल होगी। ये सुनकर वो बेचारा जर्रीब आदमी रोने लगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि न्यायाधीश ने ये सब एक योजना के तहत किया है। नहीं, अपराधी को अक्सर लगता है कि वो सबसे ज्यादा होशियार है। और फिर वो पल आता है जो कहानी का केंद्र है, वो विचित्र साक्षी वाला पल। जब वे शव को न्यायालय में एक चबूतरे पर रखते हैं तो अभियुक्त न्यायाधीश को रास्ते में हुई एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताता है। और वो सीधे सीधे नहीं बताता कि सिपाही ने क्या कहा। नहीं, वो जानता था कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा, तो उसने एक कहानी बनाई। क्या? उसने कहा कि रास्ते में शव ने अपने ऊपर से कपड़ा हटाकर हंसते हुए कुछ कहा। लाश ने कुछ कहा? हाँ, उसने कहा कि लाश बोली, सिपाही ने जो कुछ कहा वो सच है। ये है वो विचित्र साक्षी। जाहिर लाश बोली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये उस गरीब आदमी का तरीका था न्यायाधीश को ये बताने का कि रास्ते में असल में क्या हुआ था। एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका। उसने एक अविश्वसनीय घटना का सहारा लेकर सिपाही के कबूलनामे को जज के सामने रख दिया। और बंकिम चंद्र भी बहुत बुद्धिमान थे। वो इशारा फौरन समझ गए। अब उनके पास सिपाही से सख्ती से पूछताछ करने का ठोस आधार था। और जब उन्होंने सिपाही से जिरह की होगी, उस पर दबाव डाला होगा, तो वो टूट गया। यकीनन उसका झूठ पकड़ा गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। तो आखिर में न्याय की जीत हुई। हाँ, न्यायाधीश ने उस सिपाही को कारावास का दंड दिया और उस गरीब व्यक्ति को उसे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रिहा कर दिया। ये कहानी वाकई कमाल की है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। क्या एक जज का इस तरह का जाल बिछाना, एक तरह से एंट्रैपमेंट करना, क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। देखिए, बंकिम चंद्र ने जो किया वो न्याय के हित में था। एक निर्दोष को बचाया, दोषी को सजा दी। लेकिन आप सही कह रही हैं, ये एक बहुत ही महीन रेखा है। एक जज की रचनात्मकता और उसकी मनमानी के बीच की रेखा। बिल्कुल। इस कहानी में ये तरीका काम कर गया क्योंकि जज की नीयत साफ थी और वो सच में बुद्धिमान थे। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मतलब इस तरह की युक्ति का इस्तेमाल तलवार की धार पर चलने जैसा है। हाँ, कहानी के आखिर में एक श्लोक है जो इस पूरी बात का सार बताता है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन्यः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयेव प्रकुर्वन्ते। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। इसका मतलब है कि बुद्धिमान लोग वो नीति और सही युक्ति, सही स्ट्रैटेजी का सहारा लेकर कठिन से कठिन कामों को भी खेल खेल में, मतलब बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। जैसा बंकिम चंद्र ने किया। बिल्कुल। उन्होंने सीधे सबूत खोजने के बजाय एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें अपराधी ने खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया। ये बुद्धि की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो विचित्र साक्षी की इस कहानी से हमने देखा कि कैसे न्याय सिर्फ गवाहों और सबूतों पर ही नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए अपनाई गई चतुर रणनीतियों पर भी निर्भर करता है। ये हमें दिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, विवेक और सही युक्ति का प्रयोग करके सच्चाई को सामने लाया जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है यही बात आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास कानून है, सिस्टम है, पर क्या हमारे पास बंकिम चंद्र जैसा विवेक है? और ये कहानी श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? आज के दौर में जब सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, डीप फेक बनाना या जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना इतना आसान हो गया है, क्या न्याय के लिए ऐसी ही विचित्र या लीक से हटकर सोचने वाली युक्तियों की जरूरत और भी ज्यादा नहीं बढ़ गई है? और अगर हाँ, तो न्याय देने की प्रक्रिया में इस तरह की रचनात्मकता की सीमा क्या होनी चाहिए?